माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। आज हम स्टैंडर्ड 12th का चैप्टर 1 की थियरी देखने वाले हैं। तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो है थियरी तैयार नहीं करते, जबकि थियरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इसका वीडियो बनाऊं, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि मैं पेपर सॉल्यूशन भी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, बराबर। स्टेट के, न इंग्लिश के, इको बीए के, वो भी आपको देखने चाहिए। और इस तरह का मटेरियल आपको मात्र इसी चैनल पर मिलता है। तो देर किस बात की, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दोस्तों। चैप्टर 1 का हमारा थियरी है। चैप्टर 1 है हमारा सूचकांक स्टेट का। पहला प्रश्न, चल राशि की कीमत में लंबी अवधि में होने वाले परिवर्तनों को जानने के लिए कौन सी रीति प्रचलित है? तो वो रीति है अचल आधार की रीति, बराबर। नेक्स्ट है, लास्पेयर के सूचकांक की गणना में किस मात्रा का उपयोग लिया था? लास्पेयर का सूचकांक क्या है? सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो देखिए इसमें क्वांटिटी कौन सी आई है? Q0, QO, O यानी ओल्ड, यानी आधार वर्ष की, जो मात्रा है उसको हम गणना में लेते हैं। पारिवारिक बजट की पद्धति में वस्तु का कौन सा खर्च भार के रूप में लिया जाता है? तो पारिवारिक बजट की पद्धति का सूत्र है सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। सिग्मा W बराबर होता है P0 इंटू Q0, बराबर। तो यानी आधार वर्ष की कीमत और आधार वर्ष की क्वांटिटी। तो ये क्या हो गया? आधार वर्ष का खर्च। सूत्र आपको याद रखने हैं, थियरी आपको अपने आप याद हो जाएगी। तो सूचकांक की गणना में कौन सा औसत श्रेष्ठ माना जाता है? तो अनुपातिक मध्यक, इसको श्रेष्ठ माना जाता है। किस सूचकांक से लोगों के जीवन स्तर का ख्याल आता है? तो जीवन निर्वाह खर्च का जो निर्देशांक है, सूचकांक है, उससे हमको लोगों की लाइफ स्टाइल, जीवन स्तर का ख्याल आता है। एक वस्तु का भाव आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में 3.2 गुना बढ़ता है, तो सूचकांक ज्ञात करो। तो देखो आधार वर्ष का सूचकांक 100, अब ये 3.2 गुना बढ़ गया, यानी 3.2 गुणे 100, तो ये 100 प्लस 320, ये हुआ 420। लैंग्वेज में ज्ञान रखना, क्या बोला है? 3.2 गुना बढ़ता है, यानी पुराना 100 उसमें इतना और जुड़ जाता है। ओके, अगर बोला जाता 3.2 गुना हो जाता है तो हम ऐसा लिख देते 320। इसलिए लैंग्वेज पर खास ध्यान रखना। भाव सापेक्ष अर्थात क्या? तो किसी एक वस्तु के वर्तमान समय के भाव और आधार वर्ष के भाव के अनुपात को भाव सापेक्ष कहते हैं। ओके, अगला है, चल राशि में दो भिन्न समय पर होने वाले परिवर्तनों की तुलना के लिए कौन सी पद्धति अधिक उपयोगी है? अनुपात की पद्धति। आधार वर्ष अर्थात क्या? तो यह डेफिनेशन आपको याद रखनी कि जब किसी वस्तु के भाव में होने वाले परिवर्तन को भूतकाल के किसी निश्चित वर्ष के उसी निश्चित किए गए भाव से तुलना की जाए तो उस निश्चित वर्ष को आधार वर्ष कहते हैं, बराबर। जैसे आज अभी 2022 चल रहा है, तो 2022 की गणना हम 2010 के भाव के आधार पर करें तो 2010 हमारा आधार वर्ष हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, परंपरित आधार के सूचकांक को अचल आधार के सूचकांक में बदलने का सूत्र दिए। ये तो बोर्ड में ऑलरेडी पूछा चुका दोस्तों। तो सूत्र है चालू वर्ष का परंपरित आधार का सूचकांक गुणे पिछले वर्ष का अचल आधार का सूचकांक बटे में 100, बराबर। और अचल आधार के सूचकांक का ये रहा, कन्वर्ट करना हो तो सूचकांक की परिभाषा लिखो। तो सूचकांक अर्थात किसी भी चल की कीमत में, बड़ी की मात्रा आएगी कीमत में, किसी निश्चित समय की उस चल की कीमत के सापेक्ष होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, यानी कितने % चेंज आता है, वो होता है हमारा सूचकांक। भार अर्थात क्या? तो वस्तु को उसके महत्व के अनुसार दिया जाने वाला महत्वपूर्णता का क्रमांक, इसको हम कहते हैं भार, यानी कि वेटेज। तो भार के दो प्रकार हैं, गर्भित भार और स्पष्ट भार। ये भी याद रखना, गर्भित भार और दूसरा है
स्पष्ट भार। तो जिस भार को संख्या में नहीं दर्शाया जा सकता उस परंतु वस्तु के चयन में परोक्ष रूप से निश्चित किए जाए उसे गर्भित भार कहते हैं। बराबर। जैसे मान लो कि गेहूं, चावल, मक्का, इसको हमको भार देना तो सबसे ज़्यादा उपयोगी गेहूं है तो इसको हम देंगे 1, उसके बाद चावल का नंबर 2, मक्का का का नंबर 3, तो ये हो जाता है गर्भित भार। सूचकांक के महत्वपूर्ण मूलभूत परीक्षणों का नाम देखिए। तो ये प्रश्न भी पूछा चुका है कई बार बोर्ड में, समय व्युत्क्रम परीक्षण और पद व्युत्क्रम परीक्षण। बराबर। तेल के भाव का सूचकांक ₹500 है, यह विधान सही या गलत बताइए, यदि गलत हो तो सुधार कर वापस लिखो। देखो यह विधान गलत है। क्यों? क्योंकि जो सूचकांक है उसकी इकाई से मुक्त होता है। हमारा जो सूचकांक है इकाई मुक्त होता है, यानी ये जो लिखा है रुपया, ये शब्द गलत है। इसके मतलब क्या लिखेगा? तेल का भाव का सूचकांक 500 है, रुपया शब्द नहीं आएगा। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति में नियंत्रण रखने के लिए किस सूचकांक का मूल्य करती है? तो थोक मूल्य भाव का सूचकांक। मुद्रास्फीति की दर ज्ञात करने का सूत्र रखिए। देखिए तो ये रहा सूत्र, ये रॉन्ग हो गया है। मुद्रास्फीति की दर बराबर चालू वर्ष का थोकबंद भाव का सूचकांक माइनस पिछले वर्ष का थोकबंद भाव का सूचकांक बटे पिछले वर्ष का थोकबंद भाव का सूचकांक गुणे 100। सूत्र 2 बार लिख लेना दोस्तों। किस पद्धति में आधार वर्ष प्रत्येक वर्ष बदलता रहता है? तो पारंपरिक आधार की पद्धति में। जो अचल आधार की उसमें आधार वर्ष बदलता नहीं है। भारत में महंगाई भत्ता की दर ज्ञात करने के लिए किस सूचकांक का उपयोग करते हैं? तो जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक का। सूचकांक की रचना में कौन सा औसत प्रचलित है? तो भारित मध्यक। सूचकांक कैसा माप है? तो सूचकांक एक सापेक्ष माप है, ये इसका लक्षण है, याद रखिएगा। सूचकांक का उद्देश्य क्या है? तो सामयिक चर में होने वाले परिवर्तनों को मापना और उनका तुलनात्मक अध्ययन करना, यह सूचकांक का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, किस सूचकांक को आदर्श सूचकांक कहते हैं? तो फिशर का सूचकांक है, इसको आदर्श सूचकांक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधार वर्ष की चयन की पद्धतियां बताइए। 2 पद्धति है, अचल आधार की रीति और दूसरा है पारंपरिक आधार की रीति। ये 2 मेथड है। अगला है, पारंपरिक आधार के मुख्य लाभ बताइए। तो पारंपरिक आधार की रीति में समय अनुसार सूचकांक की रचना के लिए वस्तुओं के चयन में परिवर्तन किया जा सकता है, ये इसकी विशेषता है। अचल आधार की रीत का मुख्य लक्षण क्या है? तो अचल आधार की रीत में सामान्य वर्ष को आधार वर्ष लेकर अन्य वर्षों में होने वाले परिवर्तनों को नापा जाता है। इस प्रकार इसमें आधार वर्ष से वो बदलता नहीं है। भार के प्रकार बताइए। तो भार के 2 प्रकार हैं, गर्भित भार और स्पष्ट भार। स्पष्ट भार की 2 प्रचलित पद्धतियों के नाम बताइए। तो एक है कुल खर्च की रीति और पारंपरिक बजट की रीति। स्पष्ट भार और गर्भित भार में अंतर स्पष्ट करो। तो गर्भित भार में वस्तु का चयन आ जाता है और जबकि स्पष्ट भार वस्तु के महत्व के अनुसार निश्चित किया जाता है। आधार वर्ष का सूचकांक कितना लिया जाता है? तो आधार वर्ष का सूचकांक 100 होता है, याद रखिएगा। वास्तविक वेतन ज्ञात करने का सूत्र लिखो। तो वास्तविक वेतन बराबर होता है वेतन बटे जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक गुणे 100। पारिवारिक बजट की पद्धति में भाव सापेक्ष के भार के रूप में क्या लिया जाता है? तो आधार वर्ष में होने वाला खर्च। ये मैंने बताया था ना, सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, जहां सिग्मा W बराबर क्या होता है? P0 Q0, यानी आधार वर्ष का खर्च। ओके। कोई वस्तु का चालू वर्ष का भाव आधार वर्ष के भाव का 3/4 गुना हो जाता है तो आधार वर्ष और चालू वर्ष का सूचकांक ज्ञात करो। तो देखो आधार वर्ष का सूचकांक तो 100 होगा, ये मैं बता चुका हूं। चालू वर्ष का क्या होगा? इसका 3/4 गुना है, 100 गुणे 3/4। 4 से 100 में काटा 25, 25 दिया 75। यदि किसी मजदूर का वेतन 2018 में दैनिक वेतन ₹600 और जीवन निर्वाह खर्च का निर्देशांक 130, तो उसका वास्तविक वेतन ज्ञात करो। तो ये हमारा वास्तविक वेतन का सूत्र है, वेतन बटे जीवन निर्वाह का निर्देशांक सूचकांक गुणे 100। तो वेतन है 600
600 बटे जीवन निर्वाह का निर्देशांक 130 गुणे 100। अब इनको गुणा करके भाग देने पे आता है 384.62। पैसे की क्रय शक्ति ज्ञात करने का सूत्र लिखो। तो पैसे की क्रय शक्ति ज्ञात करने का सूत्र 1 बटे जीवन निर्वाह का सूचकांक गुणे 100। अब ये बड़े प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, बड़े प्रश्न भी आपको कर रहे हैं। मैंने जनरली देखा है कि बच्चे थ्योरी को अवॉइड करते हैं, बड़े प्रश्नों को खास। तो भाई आपको अच्छा लगे या बुरा, इसको करना तो पड़ेगा। तो देखो, अचल आधार की रीति के गुणदोष। यह विधि समझने में और गणना में सरल है। अचल आधार की रीति चल के मूल्यों में दीर्घकालीन परिवर्तनों की तुलना के लिए यह उपयोगी है। इस विधि में आधार वर्ष अचल होने से अलग अलग समय के चल मूल्यों में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों की गणना एवं तुलना में एक सूत्रता बनी रहती है। दोष क्या है? तो चल मूल्य में होने वाले अल्पकाल के परिवर्तनों की तुलना के लिए यह विधि अनुकूल नहीं है। चयनित वस्तुओं की गुणवत्ता में परिवर्तन होता रहता है तथा उसके भार में आवश्यक परिवर्तन करना इस विधि में संभव नहीं। इसमें आपने एक जो वर्ष सिलेक्ट कर लिया उसी को लेके चलना होता है। अब समय समय पर फैशन बदलती है, लोगों की चॉइस बदलती है, उसका हम इसमें समावेश नहीं कर सकते, ये समस्या रहती है। बदल के समय के साथ साथ ग्राहकों की रुचि, आदत, फैशन बदलती रहती है और जिससे ग्राहकों के उपभोग की वस्तु भी बदलती रहती है। परंतु इस विधि से जिनका उपभोग कम हो गया हो वैसे पूर्व उपभोग में आने वाली वस्तुओं को सूची से दूर नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें हमने जो आधार वर्ष है वो एक बार सिलेक्ट कर लिया, तो जो समय के हिसाब से जो ट्रेंड आता है उसका हम इसमें समावेश नहीं कर सकते। बहुत दूर के भूतकाल का वर्ष आधार वर्ष के रूप में नहीं लिया जाता है, लिया जाए तो तुलना योग्य रूप से ज्ञात नहीं की जा सकती। जैसे हम 2010 की बात करें तो 2010 का समय और 2022 का समय, इन दोनों समय में जमीन आसमान का फर्क आ गया है, बहुत सी चीजें बदली हैं। तो 2010 के कंपैरिजन में तुलना करेंगे तो हमको सही जो डेटा है वो नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है पारंपरिक आधार विधि के गुण दोष बताइए। तो पहले हम गुण देख रहे हैं। इस विधि में आधार वर्ष के चयन का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पिछला वर्ष को हमको आधार वर्ष के लिए लेना है, तो कोई समस्या नहीं होती है। इस विधि में गत वर्ष के साथ तुलना होने से ग्राहकों की रुचि व चयन अनुसार नई वस्तुओं का समावेश किया जा सकता है। इसमें जो हम आधार वर्ष लेते तो पिछले वर्ष का होता है, यानी कि जो ट्रेंड चल रहा होता है उसकी हम तुलना कर पाते हैं। उपयोग में कमी आई हो ऐसी गत वर्ष में उपयोग में ली जाने वाली वस्तुओं को दूर किया जा सकता है। इसमें पारंपरिक आधार की विधि के में समीप के भूतकाल के समय के साथ वर्तमान समय के चल मूल्य की तुलना होने से आर्थिक, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में यह विधि उपयोग है। इसका दोष यह है कि इस विधि में गत वर्ष के आधार वर्ष लिए जाने से मूल्य में होते मात्र अल्पकालीन परिवर्तनों की तुलना के लिए अनुकूल है, परंतु दीर्घकालीन तुलना के लिए उपयोगी नहीं है। इसमें हम जो कंपेयर करते पिछले वर्ष से करते, वो जो शॉर्ट टाइम डिस्टेंस कितना होता, मात्र 1 वर्ष का, तो दीर्घकालीन तुलना हम इसमें नहीं कर सकते। इसी विधि में किसी एक वर्ष के लिए ज्ञात किए गए सूचकांक की गणना में भूल हो गई हो तो उस वर्ष के सूचकांक के अर्थघटन में भूल का प्रभाव आने वाले वर्षों में भी चालू रहता है। इस विधि से ज्ञात किए गए सूचकांक की गणना में एक सूत्रता नहीं रहती। यदि किसी एकाध वर्ष के लिए सूचना उपलब्ध ना हो तो बाद के वर्ष का सूचकांक ज्ञात नहीं किया जा सकता। कोई वर्ष मिसिंग हो तो उसके बाद वाला जो वर्ष है उसका हम सूचकांक नहीं निकाल सकते। अगला प्रश्न है, फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक क्यों कहते हैं? तो फिशर के सूचकांक को निम्न कारणों से आदर्श सूचकांक कहते हैं। पहला, यह सूचकांक के महत्वपूर्ण दोनों मूलभूत परीक्षण यानी समय काल और विपर्यास एवं पद विपर्यास का समाधान करता है। बराबर, समय काल विपर्यास और पद विपर्यास, ये दोनों का समावेश करता है। इस सूचकांक की रचना में चालू वर्ष व आधार वर्ष ऐसे दोनों वर्षों की मात्रा को गणना में लिया जाता है। इस सूचकांक के में आनुपातिक मध्यक का उपयोग होता है, अनुपातिक मध्यक का, जिसे सूचकांक की गणना हेतु श्रेष्ठ माना जाता है। यह सूचकांक पूर्वग्रह से मुक्त है क्योंकि यह लास्पेर और पासे के सूचकांक में रहे दोषों का निवारण करके उनको संतुलित करता है। इस प्रकार से फिशर का सूचकांक एक आदर्श सूचकांक है। ओके, नेक्स्ट है सूचकांक के लक्षण बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सूचकांक एक सापेक्ष माप है और वह इकाई मुक्त है।
ये दो लक्षण आते हैं, सापेक्ष माप है, इकाई मुक्त है। अलग अलग इकाइयों वाली चल राशि के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को सूचकांक द्वारा तुलना किया जा सकता है, अतः सूचकांक तुलनात्मक माप है। सूचकांक प्रतिशतता प्रदर्शित करने वाला एक सापेक्ष माप है। सूचकांक एक विशिष्ट औसत है, अतः वह औसत के सभी लक्षणों को धारण करता है। सूचकांक से दो भिन्न भिन्न समय की परिस्थितियों के अनुपात द्वारा मानक समय के साथ तुलना की जाती है। अगला है जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक की सहायता से सूचकांक के उपयोग और मर्यादाएं बतानी है। जीवन निर्वाह खर्च के, तो देखो पहले उपयोग देखिए। जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक की सहायता से संबंधित वर्ग के लोगों की मुद्रा की क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तनों को नापा जाता है कि जो मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ी है घटी है, हम इसके द्वारा जान सकते हैं। वेतन वृद्धि की अपेक्षाकृत वस्तु के मूल्य में वृद्धि तीव्र हो तो कमाने वाले का वास्तविक वेतन घटता है और परिणाम स्वरूप उसकी क्रय शक्ति घटती है। इस प्रकार मुद्रा की वास्तविक क्रय शक्ति एक वास्तविक वेतन ज्ञात करने हेतु जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक उपयोगी है। मुद्रा की वास्तविक क्रय शक्ति क्या है और वास्तविक वेतन क्या है, हम इससे जान सकते हैं। संबंधित वर्ग हेतु जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक संबंधित वर्ग के लोगों की वास्तविक आर्थिक परिस्थिति बताता है। इससे उस वर्ग के लोगों को चुकाए जाने वाला वेतन, महंगाई भत्ता, बोनस आदि में परिवर्तन को सूचित करने के लिए सूचकांक उपयोगी है। इस सूचकांक से मालूम पड़ता है कि जिस वर्ग को हमने अध्ययन किया है कि उसको कितना वास्तव में वेतन मिलना चाहिए, बोनस कितना मिलना चाहिए, ये हम ज्ञात कर सकेंगे। यह सूचकांक वस्तु के फुटकर मूल्यों का लोगों के जीवन निर्वाह पर होने वाले प्रभाव का मापन करता है, जिससे सरकार किस वस्तु पर आवश्यक कानून अधीन अंकुश रखना, किस वस्तु का मुक्त व्यापार करना, उसका मार्गदर्शन इस प्रकार के सूचकांक के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी मार्केट की क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से एक वस्तु की कीमत कितनी रखनी है, किस पर नियंत्रण रखना है, ये सरकार को आइडिया आता है। जिस वस्तु पर कर डालने से उसका विविध वर्गों के लोगों के जीवन प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे जाना जा सकता है तथा उसके अनुसार कर नीति का आयोजन किया जा सकता है। उसके हिसाब से सरकार अपना टैक्स वगैरह निश्चित करती है। इसकी मर्यादाएं क्या है, तो समाज के सभी लोगों के लिए सर्वसामान्य जीवन निर्वाह सूचकांक की रचना नहीं की जाती है। समाज में अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग। और मध्यम वर्ग में भी दो तरह के होते हैं, ऊपरी मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग। तो सबके लिए कॉमन एक प्रकार का जीवन निर्वाह सूचकांक हम नहीं बना सकते। किसी एक प्रदेश हेतु किसी एक वर्ग के लिए जीवन निर्वाह सूचकांक का उपयोग अन्य किसी प्रदेश के उसी वर्ग के लोगों के लिए अनुपयोगी सिद्ध होता है। बराबर, जैसे भारत की बात करें, अलग अलग लोग जो राज्य है उनके लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड अलग है। बराबर, जैसे अब सीधी सी बात ले, जैसे मान लो महाराष्ट्र का ही हम बात करें तो महाराष्ट्र में मुंबई में रहने वाला व्यक्ति और किसी सामान्य गांव में रहने वाले व्यक्ति की दोनों की लाइफ स्टाइल अलग होगी, तो दोनों की तुलना संभव नहीं है। जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक किसी वर्ग के खर्च में होता औसत परिवर्तन करता है, अतः व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च में होने वाले परिवर्तनों को नापा नहीं जा सकता। विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए एवं विभिन्न प्रदेशों के लिए विभिन्न सूचकांकों की रचना करनी पड़ती है। यानी अलग अलग प्रदेश के हिसाब से लोगों के लिए अलग अलग सूचकांक बताना पड़ता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये वीडियो पूरा हो रहा है। आई एम श्योर आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो अपने मित्रों को इसके बारे में अवश्य बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।